हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पॉलिटिकल साइंस का 4th चैप्टर देखेंगे, भारत के विदेशी संबंध, कि किस प्रकार भारत का एक दूसरे से विदेशों से संबंध था और क्या वो संबंध अच्छे थे। अगर अच्छे थे तो किस प्रकार व्यापार था, ये देखेंगे हम। भारत के विदेशी संबंध, तो इसमें पहला पॉइंट है आपका कि इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित है ना। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ये इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, इंडियन नेशनल आर्मी की। और ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा ये पार्टी बनाई गई, मतलब ये आर्मी, नेशनल आर्मी बनाई गई थी। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है, आइए हम देखते हैं विदेशी नीति का अर्थ, कि विदेशी नीति होती क्या है। ठीक है, किसी देश का अपने विदेशों अर्थात विभिन्न देशों से किस प्रकार के संबंध रखने हैं, यह सभी विदेशी नीति के अंतर्गत आते हैं। अब किस प्रकार की संबंध बात में आई है, तो देखिए व्यापारिक संबंध हो सकते हैं, या मान लीजिए बहुत होता है कि कभी कभार हमारे संबंध अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन वो व्यापार के माध्यम से थोड़े बहुत चलते भी रहते हैं, और ऐसे कूटनीतिक संबंध कुछ अलग होते हैं। तो ये सब सारे संबंध। अब इसमें हम देखेंगे एक पॉइंट एक और है कि 1946 से लेकर 1964 तक नेहरू जी देश के क्या रहे, प्रधानमंत्री रहे। और जब आज़ादी अभी हमें नई मिली थी, उसके पहले वो क्या थे, विदेश मंत्री भी रहे हैं, और आज़ादी मिलने के बाद भी विदेश मंत्री रहे हैं। ठीक है, इसमें नेहरू जी की विदेशी नीति के उद्देश्य क्या थे, तो चलिए हम नेहरू जी की विदेशी नीति देखते हैं कि उनके क्या उद्देश्य थे। तो इसमें पहला पॉइंट है आपका, कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। मतलब इतने संघर्ष के द्वारा, इतनी कठिन, एक तरह से कहा जाए परिश्रम के द्वारा, मतलब वो हमें आज़ादी प्राप्त हुई थी, तो इस आज़ादी को बचाए रखना, कि मतलब दूसरा देश हमारे पे फिर से आंख उठा के देखे ना। ठीक है, दूसरा पॉइंट है क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। जो भारत को एकजुट किया गया था, पूरे भारत की अखंडता है ना, तो उसको बनाए रखना, बरकरार रखना, अक्षुण्ण रखना उसको, ना कि ये हो कि पता जी अलग अलग डिवाइड हो जाए, अलग अलग भागों में टूट जाए और अलग अलग देश बन जाए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका आर्थिक विकास करना, और इन सभी क्षेत्रीय अखंडता का क्या करना, आर्थिक विकास करना। ये थी उनकी विदेशी नीति। नेहरू इन उद्देश्यों को गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाकर पाना चाहते थे। तो अब हमारी बात आती है गुटनिरपेक्षता क्या होता है। तो नेहरू जी ये नहीं चाहते थे कि उस समय जब हमें आज़ादी मिली थी तो विश्व भी दो खेमे में बट गया था, अभी नीचे आएगा उसका भी। एक अमेरिका सबसे बड़ा विश्व शक्ति था, और उसी समय एक था सोवियत संघ रूस। तो वो ना सोवियत संघ रूस में जाना चाहते थे और ना ही गुट उसमें अमेरिका में। तो उन्होंने क्या कि एक अपनी नीति बनाई जिसे गुट निरपेक्षता नीति कहते हैं, और इस नीति का वर्क क्या था, काम क्या था, कि हम एक दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेंगे, दूसरा देश हमारे पे आक्रमण नहीं करेगा। अगर उसकी आंतरिक कुछ नीति होती है, वो कहीं भी, मतलब जैसे मान लीजिए हमारा चाइना ले लीजिए, तो चाइना अगर कहीं किसी देश पे आक्रमण करता है या कुछ भी करता है, तो उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और ना ही हम चाइना पे आक्रमण करेंगे, ना चाइना हमारे पे आक्रमण करेगा। ठीक है, हमारे आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेगा, मतलब हमारे इर्द गिर्द जितने भी देश हैं। तो ये गुट निरपेक्षता की नीति थी, और हम देखेंगे कि दक्षिण एशिया के काफ़ी देशों ने ये गुट निरपेक्षता की नीति को क्या किया, अपनाया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। उस समय कुछ लोग के समूह ऐसे थे जो यह कहते थे कि भारत को अमेरिका के से नज़दीकी बनानी चाहिए, या अमेरिका से संपर्क रखना चाहिए। तो इसमें कौन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी का मानना था, और दूसरा जनसंघ पार्टी स्वतंत्र पार्टी के लीडर भी, जनसंघ स्वतंत्र पार्टी के लीडर भी, दोनों के। ये उनका इसलिए मानना था क्योंकि अमेरिका उस समय काफ़ी बहुत बड़ी शक्ति थी, विश्व शक्ति थी वो। और ये माना जो जो अमेरिका के अंतर्गत आएगा वो उसको सुरक्षा ऐसे भी प्रदान रहेगा, क्योंकि दूसरा देश उस पर आक्रमण नहीं करेगा। अगर हमें पैसे की ज़रूरत लगती है या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो अमेरिका हमारा सपोर्ट भी करेगा। तो इसलिए इन लोगों का मानना था कि अमेरिका की तरफ हमारा संपर्क बढ़ाना चाहिए। आते हैं अब इसके पहले ये देखते हैं दो खेमों से दूरी। ये दो खेमे क्या होते हैं, तो जो शीत युद्ध के वक्त अमेरिका ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन बनाया था। अब ये शीत युद्ध क्या है, कोल्ड वार। तो आप पॉलिटिकल साइंस का जब फर्स्ट वाली बुक पढ़ेंगे तो उसमें शीत युद्ध पहला ही चैप्टर है, तो उस समय उसको शीत युद्ध को डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ समझ लीजिए। तो इसने जो गुट बनाया, दो खेमे, मतलब एक हो गया अमेरिका का गुट और दूसरा हो गया सोवियत संघ रूस का गुट। तो इन्होंने अपने गुट का क्या नाम रखा, नाटो रखा।
NATO कर लेना, ए छूट गया इसमें। तो संगठन बनाया गया NATO। तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन बनाया गया। इसमें काफ़ी देशों ने इनके खेमे में आए, मतलब इनके साथ आए अमेरिका के साथ। और जो सोवियत संघ ने गुट बनाया उसका नाम था वार्सा पैक्ट। तो वार्सा पैक्ट, तो इनके भी गुट में बहुत देश थे जो इनके में शामिल हुए, इंक्लूड हुए। लेकिन भारत था, और ये कहा जाए अफ्रीका, मतलब दक्षिण एशिया के कुछ देश और अफ्रीका को लेते हुए इन लोगों ने ना वार्सा पैक्ट में आए और ना ही अमेरिका गुट में। तो ये जो गुट निरपेक्षता की नीति जो बनाया गया था नेहरू जी के संपर्क, इन्होंने इसी को अपनाया, गुट निरपेक्षता की नीति। अब जैसा कि हमने बताया अभी आपको कि ना अमेरिका के संघ में भारत आया और ना ही सोवियत संघ रूस में, ना ही वार्सा पैक्ट में ऐड हुआ और ना ही नाटो में। तो फिर क्या हुआ, देखा गया 1956 में ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले में मिस्र पर आक्रमण किया। तो जब ब्रिटेन ने मिस्र पर आक्रमण किया तो उस समय भारत ने क्या किया, विरोध किया मिस्र के प्रति, मतलब कि ब्रिटेन किस तरीके से मिस्र को, मतलब सुएज नहर के लिए क्यों परेशान कर रहा है, वहाँ भारत ने बोला। लेकिन जब सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया तब भारत ने विरोध नहीं किया। तो लोगों का मानना था, ये स्पष्ट होता था कि भारत किसका साथ दे रहा, सोवियत संघ का। कहने के लिए है कि वार्सा पैक्ट में नहीं ऐड हुआ और वार्सा पैक्ट की बातें नहीं मानेगी, मतलब सोवियत संघ रूस में ऐड नहीं है, लेकिन ये कहा जाए तो मन मन उसका सपोर्ट करता था। तो इस पे ये बात हुआ क्योंकि हंगरी पर जब उसने आक्रमण किया था सोवियत संघ रूस ने, तो भारत ने उसका विरोध नहीं किया। और वही जब ब्रिटेन ने किया था तब उसने तब भारत ने उसका क्या किया, मिस्र का विरोध किया। क्योंकि जो ब्रिटेन था वो भी क्या नाम है, नाटो संघ से जुड़ा हुआ था। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, पाकिस्तान ने नाटो संगठन में शामिल होना स्वीकार किया। उस समय पाकिस्तान जो था नाटो संघ में शामिल हो गया। और क्यों हुआ, क्योंकि उस समय एक तो बंटवारा भी हुआ था देश का, तो एक छोटा सा संघ ये भी था और इधर एक भारत था। तो इसने क्या किया, जब देखा कि अमेरिका काफ़ी शक्तिशाली है, तो ये अमेरिका की तरफ संपर्क बना लिया नाटो से। अमेरिका भारत से इसलिए नाराज था क्योंकि भारत की नज़दीकी किससे थी, सोवियत संघ से थी। और सोवियत संघ एक तरह से देखा जाए तो दोनों बराबर के एक दूसरे के थे, विश्व शक्ति। तो इसलिए अमेरिका भारत का सपोर्ट नहीं करता था। अब आते हैं एफ्रो एशियाई एकता, जिसको एक तरह से कहा जा सकता है इसी के थ्रू हमने गुट निरपेक्षता को शुरू किया, मतलब आगे बढ़ाया। तो एफ्रो मैंने एशियाई एकता, एफ्रो एशिया मतलब जो हमारे इर्द गिर्द जो हमारे देश हैं, तो पड़ोसी देश, उनके साथ किस प्रकार हमारी एकता शामिल रही। नेहरू जी ने एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क बनाया। तो नेहरू जी ने एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र, जो अभी स्वतंत्र हुए थे, अब इसमें आते हैं एफ्रो किसे कहते हैं, मतलब एशिया के और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र, जितने भी क्षेत्र स्वतंत्र हुए थे, वह देश स्वतंत्र हुए थे, उन देशों के साथ इन्होंने क्या किया, संपर्क बढ़ाया। मार्च 1947 में ही एशियाई सम्मेलन का आयोजन किया गया। 47 में ही, देखिए जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उसी में, देखो मार्च में ही कर लिया था इन्होंने। तो मार्च में एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1949 में भारत ने यहाँ पे इंडोनेशिया की आज़ादी के समर्थन के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया। दिया है आपका 1949 में भारत ने इंडोनेशिया की आज़ादी के समर्थन में एक क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रखा। भारत ने औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का समर्थन किया। भारत ने अनौपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का समर्थन किया। मतलब औपनिवेशीकरण मतलब होता है गुलाम बनाना, अनौपनिवेशीकरण का मतलब जिसको हम गुलाम ना बनाएं। तो ये भारत ने ये कहा कि हम एक दूसरे पर ना अधिकार जमाएंगे, ना एक दूसरे को अपने अंतर्गत करेंगे। तो इस प्रक्रिया को अपनाया, जिसको अपने अभी नहीं कहा गुट निरपेक्षता में बताया कि हम किसी पे आक्रमण करके हम दूसरे पे हावी नहीं होंगे, जहाँ तक हो सके एक दूसरे का हम सपोर्ट करेंगे। साउथ अफ्रीका में जारी रंगभेद का विरोध किया भारत ने। इंडोनेशिया के शहर वांडुंग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 का आयोजन किया गया। तो जैसा कि देखा आपने, इंडोनेशिया के शहर में वांडुंग एक शहर है, वहाँ पे एफ्रो एशियाई सम्मेलन
1955 का आयोजन किया। 1955 में ये आयोजन किया गया था। और किसका? एशिया और अफ्रीका एशियाई सम्मेलन था, ठीक है, इंडोनेशिया में। इसी सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई। तो देखिए ये पूछा जा सकता है गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव कहाँ रखी गई। तो देखिए इंडोनेशिया के शहर वांडुंग में रखी गई। और ये किस सन में रखी गई? 1955 में। और तब से मैं आपको यही बता रही थी गुट निरपेक्षता की नीति के बारे में ही, कि इसमें यह था कि हम एक दूसरे का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक दूसरे का हम क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से शुरू हुआ। पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। तो जैसा कि हमने देखा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव कहाँ रखी गई थी? तो नींव रखी गई वांगडुंग में, ठीक है ना, इंडोनेशिया में। और पहला सम्मेलन कहाँ किया गया था? बेलग्रेड में किया गया था 1961 में। अब ये बात आती है बेलग्रेड है कहाँ, है ना, किसकी कैपिटल है? तो सर्बिया की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? सर्बिया की। और ये सर्बिया कहाँ है? तो यूरोप में है। और मैप में आप देख लेंगे। तो ये आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। इतना आप एक दो बार रिवाइज कर लेंगे। गुड बाय।